सोचिए, एक तरफ पूरा देश टूटने की कगार पर खड़ा है, एक भयंकर गृह युद्ध शुरू हो चुका है, और ठीक उसी समय एक राष्ट्रपति आधुनिक अमेरिका की नींव रख रहा है ना कमाल की बात। आज की इस चर्चा में हम अब्राहम लिंकन की उसी अग्निपरीक्षा और उनके उन ऐतिहासिक फैसलों को गहराई से समझेंगे जिन्होंने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज हम जिन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं वो हैं युद्ध की शुरुआत, कमांडर का संघर्ष, युद्ध का बदलता उद्देश्य, आधुनिक राष्ट्र का निर्माण और अंत में वो दुखद अंतिम अध्याय। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। पहला भाग, युद्ध की शुरुआत। अप्रैल 1861 का वो दौर जब तनाव अपने बिल्कुल चरम पर था और पूरा देश बुरी तरह से बट चुका था। जरा फोर्ट समटर के हालात पर गौर कीजिए। ये यूनियन की एक चौकी थी जहां खाने पीने की भारी कमी हो गई थी। लिंकन ने वहां सिर्फ एक सामान्य सा सप्लाई का काफिला भेजा था, लेकिन क्या हुआ? दक्षिणी नौसेना ने उस काफिले को खदेड़ दिया और फिर पहली गोली चल गई। मतलब एक सीधा सा राशन पहुंचाने का मिशन देखते ही देखते 34 घंटे की भारी बमबारी में बदल गया। और आखिरकार लगातार तोपों की गूंज के बाद संघीय रक्षकों को हार माननी पड़ी। और बस यहीं से आधिकारिक तौर पर उस विनाशकारी गृह युद्ध की चिंगारी भड़क उठी। दूसरा भाग, कमांडर का संघर्ष। युद्ध तो शुरू हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी एक सही और काबिल सैन्य नेतृत्व ढूंढना। जरा ये नामों की लिस्ट देखिए। मैकडॉवेल, फ्रेमॉन्ट, मैक्लेलन, पोप, फिर से मैक्लेलन, ब्यूल, बर्नसाइड और रोज़क्रैंस। ये सभी वो जनरल हैं जो युद्ध के मैदान में लिंकन को कामयाबी दिलाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। एक के बाद एक जनरलों को बदलने की इस लंबी लिस्ट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेना में उस वक्त कितनी उथल-पुथल मची हुई थी और जीत हासिल करने के लिए लिंकन अंदर ही अंदर कितने हताश हो चुके थे। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतने झटके खाने के बाद भी लिंकन पीछे नहीं हटे। कमांडर इन चीफ होने के नाते उन्होंने सीधे तौर पर कमान अपने हाथों में ले ली। मतलब वो सिर्फ आदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि नई रणनीतियां बनाने से लेकर नए हथियारों की टेस्टिंग करने और यहाँ तक कि अफसरों के काम को देखकर उन्हें प्रमोट या डिमोट करने तक हर चीज में पूरी तरह शामिल थे। उन्होंने खुद को इस युद्ध के प्रबंधन में पूरी तरह से झोंक दिया था। तीसरा भाग, युद्ध का उद्देश्य बदलना। एंटीटियम की लड़ाई में मिली जीत के बाद एक बहुत ही गहरा वैचारिक बदलाव देखने को मिला। 1 जनवरी 1863, मुक्ति की घोषणा। सच कहूं तो ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक बहुत ही चतुर कानूनी दाव था। इसका आधार क्या था? राज्य के खिलाफ विद्रोह करने वालों की संपत्ति को जब्त करने का राष्ट्रपति का कानूनी अधिकार। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसने सिर्फ उन दक्षिणी राज्यों में दासों को आज़ाद किया जहां लिंकन का अपना कोई सीधा कंट्रोल ही नहीं था। ये एक प्रतीकात्मक कदम जरूर था, लेकिन बेहद शक्तिशाली। इस एक रणनीतिक कदम ने उत्तरी राज्यों के नजरिए से इस पूरे संघर्ष की दिशा ही पलट कर रख दी। सोचिए, जो युद्ध शुरू में सिर्फ यूनियन को बचाने या देश को टूटने से रोकने के लिए लड़ा जा रहा था, वो अब एक बहुत बड़ी नैतिक लड़ाई में बदल गया। अब लक्ष्य सिर्फ देश बचाना नहीं था, बल्कि यूनियन को बचाते हुए गुलामी को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना भी था। एक साथ 2 महान लक्ष्य। चौथा भाग, आधुनिक राष्ट्र का निर्माण। युद्ध के मैदान से थोड़ा पीछे हटें तो बैकग्राउंड में कुछ और ही अभूतपूर्व काम चल रहा था। 1862 का साल विधायी रूप से अगर देखें तो बिल्कुल अविश्वसनीय रहा। एक तरफ देश में इतना भयंकर गृहयुद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? राजस्व अधिनियम पास होता है, जिससे युद्ध का भारी खर्च उठाने के लिए देश का पहला इनकम टैक्स लागू किया जाता है। मॉरल अधिनियम लाया जाता है, जिसने स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम की मजबूत नींव रखी। और तो और होमस्टेड अधिनियम के तहत पश्चिमी इलाकों में बसने वालों को 160 एकड़ जमीन एकदम मुफ्त देने की पेशकश की गई। युद्ध की उस अफरा तफरी के बीच इतने बड़े फैसले होना सच में हैरान कर देने वाली प्रगति थी। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। इसी दौरान लिंकन प्रशासन ने कृषि विभाग की भी स्थापना कर दी और हाँ, थैंक्सगिविंग को एक औपचारिक छुट्टी भी घोषित कर दिया। जरा सोचिए, एक तरफ देश इतनी बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी और दुख से गुजर रहा है और उसी समय अमेरिकी सांस्कृतिक और संस्थागत पहचान को एक नया और आधुनिक रूप भी दिया जा रहा है। खैर, लिंकन का ये पूरा शासन काफी जटिलताओं और अंतर्विरोधों से भरा लगता है। एक तरफ देखिए, उन्होंने घरेलू स्तर पर प्रेस की आज़ादी और उचित कानूनी प्रक्रिया जैसी नागरिक स्वतंत्रताओं पर बहुत सख्त पाबंदियां लगा दी, जो उस समय युद्धकालीन सख्ती को दर्शाता है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर जब ट्रेंट अफेयर में एक ब्रिटिश जहाज को जब्त किया गया तो उन्होंने बड़ी ही कूटनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए ब्रिटेन के साथ एक बहुत बड़े संकट को टाल दिया। संतुलन बनाना कोई उनसे सीखे। 5वां और आखिरी भाग, एक दुखद अंतिम अध्याय। 1864 के चुनाव नजदीक थे और बरसों के खूनी युद्ध ने माहौल को काफी भारी कर दिया था। दरअसल चुनाव से ठीक पहले के अंतिम महीनों में पासा पूरी तरह पलट गया और इसका श्रेय जाता है यूलिसीज एस ग्रांट को। ये वही शांत स्वभाव वाले जनरल थे जिनकी लिंकन को बरसों से तलाश थी। युद्ध के मैदान में ग्रांट की लगातार जीतों ने देश में छाई उस घोर निराशा को तोड़ दिया और इन्हीं सफलताओं ने लिंकन की सत्ता में वापसी की राह को बिल्कुल साफ कर दिया। 4 मार्च 1865 को जब लिंकन ने अपना दूसरा उद्घाटन भाषण दिया तो उन्होंने युद्ध के बाद के अमेरिका की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश की। उनका लक्ष्य कोई बदला लेना नहीं था, उनका साफ संदेश था किसी के प्रति द्वेष नहीं और सभी के लिए दान। उनका एक ही सपना था, हमारे बीच स्थायी शांति। वो बस राष्ट्र के घावों को भरना चाहते थे और अजीब इत्तेफाक देखिए, इस ऐतिहासिक भाषण के महज 1 महीने बाद ही ये युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म भी हो गया। लेकिन अफसोस, वो शांति बहुत ही कम समय के लिए थी। जीत के जश्न के कुछ ही दिन बाद 14 अप्रैल को जब लिंकन फोर्ड्स थिएटर में एक नाटक देखने गए तो कन्फेडरेट समर्थक जॉन विल्क्स बूथ ने उन्हें गोली मार दी। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि उत्तरी सरकार के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसमें विदेश मंत्री विलियम सीवर्ड भी बुरी तरह घायल हुए। अगले ही दिन लिंकन का निधन हो गया और उनके साथ ही एक क्षमाशील राष्ट्र की वो उम्मीद भी टूट गई। अब ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस हत्या की कड़वाहट और उसके बाद जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना पैदा हुई, अगर वो सब न हुआ होता तो इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण कितना अलग होता। अगर लिंकन का वो शांतिपूर्ण नजरिया जीवित रहता तो आज का अमेरिका कैसा होता। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इतिहास के इन पन्नों पर विचार करते रहें और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जगाए